हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम करने वाले हैं यहाँ पर हिंदी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज। हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एचटेट के लिए मैं करवा चुकी हूँ 2013 से लेके 2023 तक 10 सालों के। तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। 10-10 मिनट की क्लासेस हैं। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन में बैठकर आराम से देखिए और हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये चली हुई है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़, तो जिसमें हम कई क्लासेस ले चुके हैं। आज फिर से हम 10 to 12 या 15 क्वेश्चन तक करेंगे, जितने भी हमसे विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर हो पाएंगे। तो डिस्कशन करते करते हम पढ़ते हुए चलेंगे और इसका आंसर मैं आपको बताते हुए चलूँगी टाइम टू टाइम। तो चलिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। आप किसी लेवल की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, सभी में आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? लिखाई में, उपकार में, हानिकारक में या अपनापन में। उपसर्ग हमें बताना है। जो पहले लगता है ना उपसर्ग, तो किस में हुआ है उपसर्ग, ताकि जो अगर उपसर्ग हटा दें तो जो बचा हुआ आपका शब्द बचता है उसका भी कोई मतलब हो। तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है नंबर सी, उपकार में। किस में लगा हुआ? उपकार। ठीक है, यहाँ पे उप जो है वो यहाँ पे उपसर्ग है। कार का मतलब चलाने वाली कार है, कार का मतलब है करने वाला। ठीक है, उपकार। तो इसके बाद है 330 भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो इसमें कैसे वर्तनी जो त्रुटि होती हैं, वर्तनी मतलब जो मात्राएं होती हैं, कैसे त्रुटि यहाँ गलतियाँ होती हैं, कैसे निवारण हो सकती हैं। आंसर क्या है इसका? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर या त्रुटियों का प्रकार गिनाकर या वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की उपेक्षा कर। बहुत आसानी से आंसर आपको मिल गया होगा। भाई वर्तनी का शुद्ध उच्चारण करवाया जाएगा और लेखन अभ्यास जब करवाया जाता है तब जाकर जो हमारी भाषा होती है, हमें वर्तनी संबंधी जो त्रुटियाँ होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, तब वो दूर करनी आती हैं। तो नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। अगर बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता को विकसित किया जाए तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, या उन्हें कविताएं याद हों, या उन्हें मुहावरे याद हों, या वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज नंबर ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, तभी तो बच्चे अपनी भाषा को विकसित कर पाएंगे। अगर मान लीजिए बच्चों की वोकेबलरी अच्छी है, बच्चों की मात्राएं अच्छी है, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, वो अपनी बात को रख नहीं पा रहे, तो वहाँ पे भी वो त्रुटियाँ करेंगे। तो थोड़ी जो आज़ादी होती है, पूरी आज़ादी बच्चों को, तो वहाँ पर भाषा अच्छे से विकसित हो जाती है। इसके बाद वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसको क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को। याद रखिएगा, किसको? वर्णों के समूह को। जो एक निश्चित अर्थ भी निकालें उसको क्या कहेंगे? वर्णों, यानी कि अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये क्या होता है आपका? शब्द ही तो उनसे, जैसे राम, तो ये क्या है? ये वर्णों का समूह है। ये एक रा वर्ड है, ये एक मा वर्ड है, और साथ में जो मात्रा है उसने इनकी हेल्प की है। तो मात्रा भी तो ये भी तो एक वर्ण ही है ना। तो ये क्या बन गया? ये एक नाम बन गया, किसी का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका शब्द होता है। इसके बाद वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। कौन से कथन हैं, कौन से स्टेटमेंट हैं जो जब हम आपस में व्यवहार करते हैं तो सामान्य रूप से उनको यूज़ करते हैं। नॉर्मल जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं। अनौपचारिक, औपचारिक, प्रासंगिक या तर्कसंगत कथन। आंसर इज़ वेरी वेरी इजी। तो दैट इज़ अनौपचारिक, यानी कि जो इनफॉर्मल स्टेटमेंट, इनफॉर्मल जब हम बातें करते हैं आपसे व्यवहार में। इसके बाद 334, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? कौन सी पत्रिका है जो इलाहाबाद की? इलाहाबाद यूपी आपके। तो ब्राह्मण है, समन्वय है, हिंदी प्रदीप है, या माधुरी है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप कहाँ से है? ये पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से। तो अगर आप हिंदी लिटरेचर की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए तब भी हेल्पफुल है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त? आंसर क्या है इसका? आंसर इज नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद बिना पढ़ा हुआ अंश, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, मतलब पहले से पढ़ा नहीं है वो अंश, तो उसको क्या कहेंगे आप? अपठित, मौलिक, अपभ्रंश या अपठनीय। क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अपठित। आता नहीं है अपठित गद्यांश के आंसर दीजिए। आपने पहले नहीं पढ़ा होता अपने सिलेबस में, फिर आप पढ़ते हैं उसको, फिर उसके आंसर दे रहे होते हैं। आते ही एग्जाम में जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है
तो उसी के लिए ये। इसके बाद है देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है। बहुत आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपने मेरी अभी अलंकार वाली क्लास देखी हो, जो कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपलोड की है। आपको हिंदी के हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ में वो मिल जाएगी। तो देखिए ये है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाये। आप देख रहे हैं इसमें ता बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, और इसमें ता आने के साथ साथ ही इसमें आपको हाँ, तो ये है आपका शब्द अलंकार। कौन सा है? शब्द अलंकार, जिसमें शब्द से आप पहचान कर पा रहे हैं, ठीक है, अर्थ निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। काफ़ी बार जब ता आया है और इसने इस लाइन को कितना सुंदर बनाया है, तो ये अनुप्रास अलंकार। इसके बाद है नंबर 38, दैट इज रामचरितमानस कांड का सही क्रम क्या है। अगर रामचरितमानस आपने पढ़ी हो, देखी हो, सुनी हो, तो उसमें ना सबसे पहले एक कांड आता है, फिर उसके बाद दूसरा कांड आता है। तो कौन सा है सही कांड, हमें यहाँ बताना है। आंसर क्या है इसका? है पहले रामचरितमानस में ये बाल कांड बताया जाता है कि राम जी जब छोटे थे तो किस तरीके से राम जी पैदा हुए, छोटे थे तो कैसे अटखेलियाँ करते थे, किस तरीके से उन्होंने सब किया। फिर अयोध्या कांड आता है, जिसमें जब उन्होंने अपना जो पढ़ाई वगैरह जब वो करते हैं, शिक्षा वगैरह लेते हैं, या जब वो वन में भेजे जाते हैं, तो वो आता है अयोध्या कांड। फिर आता है सुंदरकांड, ठीक है, हनुमान जी का जब हम यहाँ पर बखान करते हैं, सुंदरकांड आपने सबने पढ़ी सुनी होगी। फिर आता है लंका कांड लास्ट में जाकर, ठीक है। तो ये इसका है नंबर भी सही क्रम। इसके बाद है 339, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये किस रचनाकार की पंक्ति है? कबीरदास, सूरदास, रैदास या तुलसीदास। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका नंबर डी, तुलसीदास। कौन सा है? नंबर डी, तुलसीदास। अब है 340 क्वेश्चन, दैट इज वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा को क्या बोलेंगे? परिमाण वाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण, या कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है परिमाणवाचक, ठीक है। थोड़ा बीमार है, थोड़ा, ठीक है, क्वांटिटी नहीं, परिमाण बताया जा रहा है, तो यह क्रिया विशेषण। इसके बाद अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बना रखा है? तो कौन सा, क्या नाम है उस उपन्यास का? उस उपन्यास का नाम है यहाँ पे मानस का हंस। क्या है? मानस का हंस। इसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक शब्द हमको बताना है। तो अमात्रिक जो शब्द है दैट इज कलरव, ठीक है। कलरव जो शब्द है अमात्रिक है, यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं आई हुई, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? किस युग को कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यानी कि बहुत लोगों के प्रति छोटे से किसी इंसान का विद्रोह या किसी चीज़ का विद्रोह। तो किस ने बोला है ये? किस युग को बोला है इसमें डॉक्टर नरेंद्र ने? तो ये बोला गया है यहाँ पे छायावाद को। किसको बोला गया है? छायावाद को। इसके बाद है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। सुना होगा आपने मेरी तिब्बत यात्रा, जब छोटे थे तो हमारी बुक्स में भी आते थे, राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद 345, किस बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी बात का किसी को गूढ़ रहस्य पता है, अच्छी जानकारी है, ठीक है, अंदर से, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम यहाँ पर मर्मज्ञ। क्या बोलेंगे? मर्मज्ञ। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक बताना है, पुकारा जा रहा है किसी को, हे राम तुम कहाँ हो, तो इसका आंसर है नंबर सी, संबोधन कारक। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? हमें बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बतानी है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा बताइए क्या होता है? बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो ये है यहाँ पर आपकी नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु या तत्पुरुष। तो ये है आपका यहाँ पे अव्ययीभाव समास। उपकूल में अगर आपने समास नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ है हिंदी के, तो आप वहाँ जाकर पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन लाई हूँ रिवीजन पर्पज़ के लिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम अपना जल्दी जल्दी पढ़ाई करते हैं और अपना एग्जाम अच्छे से देकर आते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं देखिए पढ़ने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो एक एक घंटा सारे सब्जेक्ट्स को दीजिए। इसके बाद है वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समास, उपसर्ग, अव्यय या प्रत्यय। धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, क्या कहा जाता है उनको? प्रत्यय।
लास्ट में जोड़े जाते हैं ना प्रत्यय। इसके बाद है 350 भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की सुध ब्रज गावनी में पावन जवे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की सुध, ये कृष्ण जी के लिए ये लाइन है यहाँ पे। तो आज हमने हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक तरफ से पूरे कर लिए हैं। मैं आगे और भी ऐसे ही लाती रहूँगी, यही नहीं है सिर्फ एचटेट के लिए, आपके अपकमिंग और भी बहुत से एग्ज़ाम्स के लिए होंगे, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप तैयारी कीजिएगा अच्छे तरीके से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको अपने मतलब की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।